आपके पास क्या सबूत है कि ये सब हमने किया है? अर्जुन ने कहा, बस सबूत ही तो नहीं है मेरे पास, वरना इतना सब कहने की जरूरत ही नहीं होती। तुम लोग सीधे हवालात के अंदर होते। देखो अजय, तुम हमारी बचपन की दुश्मनी को बीच में मत लाओ, रुद्र ने कहा। रुद्र, तुम पागल हो रहे हो क्या? मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं। वो तो दिख ही रहा है किस तरह तुम अपना काम कर रहे हो। असली मुजरिम को पकड़ नहीं सकते, इसलिए बेवजह मुझ पर और मेरे दोस्तों पर इल्जाम लगा रहे हो। कौन बेकसूर है और कौन असली मुजरिम, उसका फैसला बहुत जल्द हो जाएगा रुद्र। हाँ ठीक है, पर तब तक तुम हमें परेशान करना बंद करो और अब मैं अपने दोस्तों को लेकर अपने घर पर जा रहा हूँ। अगर कुछ भी पता चले तो इत्तला कर देना, इतना कहकर रुद्र अपने दोस्तों के साथ वहां से जाने लगता है। रुद्र के जाते ही अजय माखन लाल से कहता है, माखन लाल, ये रुद्र और उसके दोस्तों के कॉल ट्रैक करो, पता करो कि इन्होंने 1 महीने से कहां और किस नंबर पर ज्यादा बात की है। जी साहब, मैं भी करने को बोलता हूँ, पर साहब मेरे मन में एक सवाल था। आप पूछो माखन लाल, क्या सवाल था? साहब मुजरिम कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाएगा, पर वो लाश की नाभि गायब करके क्या करना है दिखाना चाहता है। पता नहीं माखन लाल, मैं भी अपनी जिंदगी में पहला ऐसा केस देख रहा हूँ, बड़ी बेरहमी से मारा गया इसे। हाँ साहब, ऐसा करो, आसपास झाड़ियों जंगल में ढूंढो, कुछ तो सुराग छोड़ा ही होगा उस मुजरिम ने। कोई भी गुनहगार गुनाह करने के बाद कुछ ना कुछ तो जरूर भूल ही जाता है। जी साहब, मैं अभी अपनी पूरी टीम के साथ इस काम में लग जाता हूँ। रुद्र के दोस्त लोग हवेली पहुंच जाते हैं। हवेली के अंदर सभी लोग एक साथ बैठे हुए थे। बेटा, क्यों बुलाया था अजय ने तुम्हें? रुद्र की मां ने पूछा। हाँ रुद्र, बताओ ना, जब से तुम लोग यहाँ आए हो बहुत शांत हो, कुछ बड़ा हुआ है क्या? संतोष ने कहा। चाचा, वो किसी ने उस भिखारी का खून कर दिया है और उसे मारकर जंगल के अंदर वाले तालाब में फेंक दिया है, रुद्र ने कहा। क्या? संतोष ने चौंक कर कहा। हाँ चाचा, पर उस भिखारी को मारकर किसका क्या फायदा होगा? संतोष ने कहा। पता नहीं चाचा, पर किसी ने उसे बहुत अजीब तरीके से मारा है। अजीब तरीके से मतलब? संतोष ने हैरानी के साथ पूछा। मतलब कि किसी ने उसको मारकर उसकी नाभि गायब कर दी है, अर्जुन ने कहा। क्या कहा? नाभि गायब कर दी है? रुद्र की मां ने चौंक कर कहा। हाँ आंटी जी, बहुत ही बेरहमी से मारा है किसी ने उसे। मेरी तो आंखों के सामने अभी तक वो लाश की शक्ल घूम रही है, इसके बारे में सोच सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कितना डरावना लग रहा था उसका चेहरा। अनन्या ने कहा। हे भगवान, क्या उस लाश की आंखें खुली हुई थी और उनमें से खून निकल रहा था? आयशा ने कहा। हाँ आंटी जी, अनन्या ने कहा। क्या उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपनी दोनों उंगलियां उसकी आंखों में घुसा दी हो? हाँ आंटी जी, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। क्या उसकी लाश पानी के अंदर डूबी हुई थी और सड़ने लगी थी? और क्या उसके अंदर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी? आयशा ने कहा। हाँ आंटी जी, पर आपको ये सब कैसे पता? आप तो हमारे साथ वहां पर नहीं गई थी, अनन्या ने कहा। रुद्र के सभी दोस्त हैरान हो जाते हैं कि रुद्र की चाची को इतनी डिटेल्स कैसे पता चली। दीदी, इसको तो ठीक वैसे ही मारा गया है जैसे उन्हें मारा गया था, आयशा ने रुद्र की मां से कहा। उन्हें किससे चाची? रुद्र ने पूछा। रुद्र की चाची को जवाब नहीं देती रुद्र की मां रोने लगती है। आप रो क्यों रही हो मां? और बताइए ना, चाची वो कौन था जिसे वैसे ही मारा गया था जैसे इस भिखारी को मारा गया है? आयशा थोड़ी देर रुककर जवाब देती हैं। तुम्हारे पापा रुद्र। क्या? रुद्र ने चौंक कर कहा। हाँ रुद्र, तुम्हारे पापा, उनकी मौत भी वैसी हुई थी जैसे तुम इस भिखारी की बता रहे हो। आज तक तुम्हारे पापा की मौत एक राज बनी हुई है, किसी को भी पता नहीं चला कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई थी। मुझे आज भी वो दिन याद है। उस वक्त स्वाति मेरे पेट में थी और तुम शहर में अपनी पढ़ाई कर रहे थे। मैं, तुम्हारे पापा, तुम्हारे दादा, तुम्हारे चाचा और दादी एक शादी से वापस आ रहे थे। हम लोग मेघ के दरवाजे के पास पहुंचे ही थे कि अचानक हमारी जिप्सी वहां खराब हो गई। रात के 11:45 बज रहे थे। रुद्र और उसके दोस्तों को उस दिन की बात बताते बताते आयशा अतीत की यादों में खो जाती है और उसको याद आने लगता है कि उस दिन क्या क्या हुआ था। ये जिप्सी को क्या हो गया? तेज बहादुर ने कहा। पता नहीं भैया, चलते चलते अपने आप बंद हो गई, ड्राइवर की सीट पर बैठे, संतोष ने कहा। क्या हुआ जी, जिप्सी में पीछे बैठी? रुद्र की मां ने तेज बहादुर से कहा। वो जिप्सी खराब हो गई है, तेज बहादुर ने जवाब दिया। क्या? पर कैसे? मैंने कहा था ना, आपसे अच्छे से चेक कर लिया करिए निकलने से पहले, रुद्र की मां ने कहा। अब मैं क्या करूं, खराब हो गई तो? मैंने तो निकलने से पहले चेक किया था, सब कुछ ठीक ठाक था, तेज बहादुर ने चिढ़कर कहा। अब क्या होगा दीदी, गाड़ी को खराब भी होना था तो क्या इस मनोज दरवाजे पर होना था? आयशा ने कहा। तुम फिक्र मत करो आयशा, कुछ नहीं होगा, रुद्र की मां ने आयशा के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। भाभी ठीक कह रही हैं, घबराओ मत, मैं बस 2 मिनट में ठीक कर देता हूँ, संतोष ने जिप्सी से नीचे उतरते हुए कहा। जल्दी चेक कर क्या गड़बड़ हुई है, मैं यहाँ इस मनोज दरवाजे के पास ज्यादा देर नहीं रुक सकता, रुद्र के दादा ने कहा। जी पिताजी, बस अभी ठीक करते हैं, तेज बहादुर ने जिप्सी से नीचे उतरते हुए कहा। संतोष और तेज बहादुर जिप्सी चेक करने लगते हैं।
रुद्र की माँ आयशा और रुद्र के दादा जिप्सी के अंदर ही बैठे हुए थे। तभी आयशा को एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, कैसी है मेरी होने वाली गुड़िया? आयशा वो आवाज सुनकर डर जाती है और रुद्र की माँ से कहती है, दीदी आपने आवाज सुनी? नहीं आयशा, मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। आयशा को फिर वही आवाज सुनाई देती है, मेरी हाने वाली गुड़िया कैसी है? दीदी सुनिए ना, वो आवाज फिर आ रही है। आयशा ने रुद्र की माँ का हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं आयशा, मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही, तुम्हारा कोई वहम होगा। छोटी बहू बड़ी बहू ठीक कह रही है, मैंने अभी कोई आवाज नहीं सुनी है, ये बस तुम्हारा वहम है, रुद्र के दादा ने कहा। संतोष जिप्सी के नीचे घुसकर जिप्सी ठीक कर रहा था, तभी उसे एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, होने वाली गुड़िया कैसी है? संतोष तुम खुश तो होना उससे? संतोष वो आवाज सुनकर हैरान हो जाता है और जिप्सी के नीचे से ही कहता है, भैया आपने आवाज सुनी? कैसी आवाज संतोष? तेज बहादुर ने कहा। ऐसी जैसे कोई औरत फुसफुसाते हुए कह रही हो कि होने वाली गुड़िया कैसी है। नहीं संतोष, मैंने तो ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी, शायद मुझे वहम हुआ होगा। संतोष फिर से जिप्सी ठीक करने में मसरूफ हो जाता है। थोड़ी देर बाद संतोष को फिर एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, संतोष तू आयशा पर चिल्लाया मत कर और उसे मारा भी मत कर, अब तुझे लड़की होने वाली है तो इसमें उसका तो कोई दोष नहीं है ना। संतोष ये बात सुनकर हैरान हो जाता है कि इस औरत को कैसे पता कि उसने अपनी पत्नी की सोनोग्राफी करवाई थी, और जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी के पेट में लड़का नहीं लड़की है तो उसने उस पर बहुत चिल्लाया था और उसे मारा भी था। कौन हो तुम और ये क्या बातें कर रही हो? संतोष ने धीरे से डरते हुए कहा। अरे तुझे लड़का चाहिए ना, पर तू फिक्र मत कर, अगली बार हो जाएगा। पर एक राज की बात बताऊं, क्या मैं तुझे तेरी होने वाली ये लड़की पहली और आखिरी बच्ची है, इसके बाद तेरी पत्नी आयशा कभी मां नहीं बन पाएगी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? संतोष ने गुस्से में बोला। मैं मजाक नहीं कर रही बल्कि सच कह रही हूँ। तूने कितनी मिन्नतें, कितनी पूजा, कितनी दवाइयां, क्या क्या खिलाया था अपनी पत्नी को लड़का होने के लिए, पर क्या फायदा होने? अब तो उसे लड़की होने वाली है ना। संतोष उस औरत की बातें सुनकर पसीने से भीग जाता है और सोचने लगता है, इस बारे में इतना सब कैसे पता? संतोष घबरा जाता है और झटके के साथ जिप्सी के नीचे से निकलता है और चुपचाप खड़ा हो जाता है। संतोष को जिप्सी के नीचे से बाहर निकलता देख तेज बहादुर उससे पूछता है, अरे क्या हुआ, जिप्सी ठीक हुई क्या? संतोष कुछ जवाब नहीं देता। उसके हाथ पैर कपकपा रहे थे, उसका माथा पसीने की बूंदों से भीगा हुआ था। अरे ये तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है, सब ठीक तो है ना? वो भैया, संतोष हकलाते हुए कहता है। क्या वो साफ कहेगा, कहना क्या चाहता है? भैया मैंने गाड़ी के नीचे एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनी है। क्या बात कर रहा है? हाँ भैया, रुक मैं अभी देखता हूँ। इतना कहकर तेज बहादुर जिप्सी के नीचे देखने लगता है। जब वो जिप्सी के नीचे देखता है तो उसे कोई औरत दिखाई नहीं देती है। वो जिप्सी के दाएं बाएं दोनों तरफ देखता है पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। कुछ भी तो नहीं है नीचे, तेज बहादुर ने जिप्सी के नीचे आजू बाजू देखते हुए कहा। तभी उसे एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है। क्या देख रहा है जिप्सी के नीचे सरपंच? तेज बहादुर के कुछ समझ नहीं आता कि वो आवाज कहां से आ रही थी। कौन? अरे मैं, जिसे तूने मुक्ति दिलाई थी, पुत्रिया। तेज बहादुर उस औरत की आवाज सुनकर घबरा जाता है और खड़ा हो जाता है। आयशा गाड़ी में बैठे बैठे मेघ के दरवाजे को देख रही थी। तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो दरवाजा हिल रहा हो। वो धीरे से रुद्र की माँ से कहती है, दीदी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेघ का दरवाजा हिल रहा हो। रुद्र की माँ मेघ के दरवाजे को देखने लगती है और दरवाजा देखकर वो भी घबरा जाती है। मेघ का दरवाजा सच में हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जोर जोर से दरवाजा अंदर से हिला रहा हो। दरवाजा हिलने की आवाज तेज होने लगती है और सभी को सुनाई देने लगती है। आयशा, रुद्र की माँ और रुद्र के दादा घबरा जाते हैं और जिप्सी के अंदर से बाहर निकल जाते हैं। ए जी, ये दरवाजा कैसे हिल रहा है? रुद्र की माँ ने तेज बहादुर से कहा। तुम घबराओ मत लता, कुछ नहीं होगा। तभी फिर से एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है। दरवाजा खोल सरपंच, दरवाजा खोल। सब लोग आवाज सुनकर घबरा जाते हैं। आयशा डरते हुए कहती है, ये आवाज कहां से आ रही है दीदी? यहां से कुतरी। दरवाजा खोल। दरवाजे के अंदर से औरत की आवाज आती है। वो आवाज सुनकर सब लोग डर जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। पांड्या, सरपंच कुतरिया, तुम लोग डरो मत, वो हमारा कुछ नहीं कर सकती। वो मेघ गांव के अंदर कैद है। संतोष तू जिप्सी चालू कर और आप अंदर बैठो, तेज बहादुर ने कहा। आयशा, संतोष, रुद्र के दादा और रुद्र की माँ जिप्सी के अंदर जाकर बैठने लगते हैं। सब मरोगे सरपंच, सब। तुझे क्या लगता है मैं यहाँ कैद रहकर कुछ नहीं कर सकती? तू जानता नहीं है मेरी शक्तियों की ताकत कितनी है। सब मरोगे, देख लेना। तूने मुझे मुक्ति दिलाई थी ना,
अब मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगी। इस अमावस्या की रात मरेगा तू, देख लेना, ये वादा है मेरा तुझसे। हरामजादी, तू मुझे मारेगी? भूल गई कैसे तड़पा तड़पा कर जलाया था तुझे पूरे में गांव वालों के सामने? तेज बहादुर ने दरवाजे पर लात मारते हुए कहा। कुतरिया भाटिया, मरेगा तू, देख लेना। इस अमावस्या दरवाजे के अंदर से उस औरत की चिल्लाने की आवाज आती है। ए जी, आप वहां क्या कर रहे हैं? यहाँ जिप्सी के अंदर आइए ना, रुद्र की मां ने तेज बहादुर से कहा। हाँ आता हूँ, तेज बहादुर ने जिप्सी की तरफ जाते हुए कहा। हे भोलेनाथ, रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, कहते हुए संतोष जिप्सी के अंदर चाबी लगाता है और जिप्सी चालू हो जाती है और वो लोग मेघ दरवाजे से चले जाते हैं। उस रात हम में से किसी को भी नींद नहीं आई। हम लोग घर पर तो पहुंच गए थे, पर उस औरत की आवाज रात भर हमारे कानों में गूंजती रही। तुम्हारे चाचा परेशान थे। उस औरत को मेरी कोई सोनोग्राफी के चेकअप के बारे में कैसे पता चला? उस औरत ने सही कहा था कि स्वाति के बाद मुझे कोई बच्चा नहीं होगा, और मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ। जैसा उसने कहा था कि अमावस्या की रात वो तुम्हारे पापा को मार देगी, और उसने वैसा ही किया। पता नहीं उसने उन्हें कैसे मारा। अमावस्या की रात की अगली सुबह हमें तालाब के पास जेठ जी की पानी में डूबी हुई लाश मिली। उनको मारकर किसी ने उनकी नाभि गायब कर दी। उनकी आंखें भी वैसी थीं जैसे किसी ने अपनी दोनों उंगलियां उनकी आंखों में घुसा दी हों। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कितनी बेरहमी से किसने उन्हें मारा होगा। और हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला था कि उनका खून रात के 2 बजे हुआ था। आखिर जेठ जी रात के 2 बजे जंगल के तालाब के पास क्या करने गए थे? जिस रात जेठ जी मरे थे उसी रात तुम्हारे दादाजी को लकवा हो गया। पता नहीं ये कैसे हुआ, हमारे तो आज तक यही समझ में नहीं आया। यदि वो औरत की आत्मा मेरे गांव के अंदर कैद है तो उसने जेठ जी को कैसे मारा होगा? क्या उसके पास इतनी काली शक्तियां हैं कि वो बिना बाहर निकले किसी को भी मार सकती है? मतलब आपका कहना यह है कि उस भिखारी को भी उस औरत की आत्मा ने मारा है जो मेघ के अंदर बंद है? तन्वी ने कहा। हाँ, पर वो औरत की आत्मा उस भिखारी को क्यों मारना चाहती थी? पता नहीं, हो सकता है कि उस औरत की आत्मा और गौरी का कोई ताल्लुक हो, समीर ने कहा। हाँ ये हो सकता है, पर गौरी और उस औरत का क्या कनेक्शन हो सकता है? अर्जुन ने कहा। ये तो तभी पता चलेगा जब गौरी मिलेगी, रुद्र ने कहा। पर ये गौरी है कहाँ, जिंदा भी है या मर गई? पीयूष ने कहा।